ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। द कॉमर्स एकेडमी का इनकम टैक्स क्लासेस सीरीज में मैं आपको स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटल गेन के बारे में, जहां पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे। चलिए उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके फॉलोड बाय दैट आज का जो टॉपिक है उससे आगे ले जाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल गेन ने हमने पहले शुरू किया था चार्जिंग सेक्शन से, दैट इज योर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, जहां पे ये बोल रहा था आपका कुछ गेन हो रहा है। किस में गेन हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ ऑन कैपिटल एसेट से आपका कुछ गेन हो रहा है, उससे टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कब ट्रांसफर होगा, कब टैक्सेबल होगा? इन द ईयर इन व्हिच सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैपिटल एसेट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। वहाँ पे था एनी काइंड मीन्स मूवेबल, इमूवेबल, ट्रांजिबल, इंटेंजिबल, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी। जो भी एसएससी हेल्ड कर रहा है वेदर इट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस प्रोफेशन और नॉट, उससे हम क्या कहते थे? कैपिटल एसेट कहते थे। वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सक्लूड किए गए थे, जैसे कि आपका था स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं हो रहा है। उसके बाद था आपका मूवेबल, पर्सनल इफेक्ट और पर्सनल एसेट जो भी था आपका ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क और आर्ट एंड था। ऐसे जो भी आपका था उससे हम क्या नहीं कहते थे? कैपिटल एसेट नहीं कहते थे, राइट। उसके बाद आपका आ रहा था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पे हमने डिस्कस किए थे जो भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगा उसे कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मीन्स जो लैंड अर्बन एरिया में नहीं आता है उसे रूरल एरिया कहते हैं। और अर्बन एरिया में हमने डिस्कस किया था जो भी आपका म्यूनसिपैलिटी एरिया है और कंटेनमेंट बोर्ड है जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख होगा उसे अर्बन एरिया कहा जाएगा। और म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के बॉर्डर और कंटेनमेंट बोर्ड की जो भी बॉर्डर है वहां से अगर 2 किलोमीटर के अंदर कुछ भी लैंड रहता है जहां के पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है एंड अप टू 1 लाख है, वहां पे हम क्या कहते थे? सच लैंड को हमने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहते थे। उसके बाद आपका आता था सच कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनसिपैलिटी एरिया से जो भी 6 किलोमीटर तक लैंड होगा जहां पे पॉपुलेशन आपका कितना होगा? 1 लाख से ज़्यादा होगा बट अप टू 10 लाख होगा, उसे हम अर्बन एरिया लैंड कहते हैं। एंड म्यूनसिपैलिटी एरिया और कैंटोनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर तक जो भी आपका लैंड था एंड जहां पे पॉपुलेशन आपका 10 लाख से एक्सीड कर रहा था उसी लैंड को भी हम अर्बन एरिया लैंड कहते थे। अर्बन एरिया लैंड को छोड़कर जो भी रूरल एरिया एग्रीकल्चरल लैंड होगा उससे हम कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे। पॉपुलेशन कहाँ से चेक करेंगे? आज पर द लास्ट सेंसस पॉपुलेशन चेक किया जाएगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किए थे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। वो जो भी एसेट हो रहा था उससे हम क्या नहीं कहते थे? कैपिटल एसेट नहीं कहते थे, यानी कैपिटल एसेट से वो एक्सक्लूड हो जाता था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एफआईआई के बारे में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में, राइट। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करता था उससे कैपिटल एसेट हम ट्रेड करेंगे, कैपिटल एसेट हम ट्रेड करेंगे। अरुण जेटली ने अमेंडमेंट लाया था जब भी फाइनेंस एक्ट 2014 को लाए थे, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो भी आपका सिल्टर यूटेंसिल होगा उसे हम कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे, बट आपका गोल्ड यूटेंसिल होगा तो उसे हम कैपिटल एसेट कहेंगे, राइट। और हमने उसके बाद डिस्कस किया था ट्रांसफर के बारे में। ये आ रहा था सेल आ रहा था, एक्सचेंज आ रहा था, एक्सटिंग्विशमेंट एंड रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स, उससे आज हम कवर करेंगे। उसका मतलब मैंने नहीं समझाया था। कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई कैपिटल एसेट को हमने स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे थे तो उससे ट्रांसफर मान लिया जाता था एंड अकॉर्डिंगली जो भी उसका गेन आ रहा था उससे हम कैपिटल गेन में टैक्सेबल कर रहे थे। जैसे कि हाउस आपका एक था
मान लीजिए आपने कोई रियल इस्टेट बिजनेस शुरू किया एंड जो भी आपका हाउस था उससे आप स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिए, उससे हम क्या मानेंगे, ट्रांसफ़र मानेंगे। आज डिटेल में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र का मतलब आपको समझाया गया था, राइट। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, मान लीजिए मेरा कोई घर था भुवनेश्वर में, जहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मान लीजिए नेशनल हाईवे वहाँ पे जाने का कोई प्रपोजल आया या कोई ट्रेन लाइन जाने का प्रपोजल आया, तो नवीन पटनायक ने मेरे से क्या कर लिया, वो घर छीन लिया, बताया कि आप हट जाओ, यहाँ से रोड जाने वाला है। अगर कोई कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो उसे ट्रांसफ़र हम कहेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में हमने ये बताया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी आपका ट्रांसफ़र आएगा वो किस दिन माना जाएगा, किस दिन माना जाएगा, जिस दिन आपका पोजीशन ट्रांसफर होगा। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में डिफरेंट डेट आ रहा था, जैसे कि आपका एक डेट आ रहा था, एग्रीमेंट डेट आ रहा था, पोजीशन हैंडेड ओवर डेट आ रहा था, और एक डेट आ रहा था रजिस्ट्रेशन का डेट। लेकिन हम ट्रांसफर कब मानेंगे, जब पोजीशन ट्रांसफर होगा उससे हम ट्रांसफर मानेंगे। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई अपना शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहा है तो उससे भी हम ट्रांसफर मान लेंगे, राइट। एंड जेसीबी रिडम्पशन, जीरो कूपन बॉन्ड अगर रिडम्पशन हो रहा है उससे भी हम क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, राइट। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगा, वहां से कुछ गेन आ रहा है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होने से जो भी गेन आएगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन लॉन्ग टर्म में कौन शॉर्ट टर्म में, हम पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे, एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे। जहाँ पे 3 कैटेगरी आ रहा था, एक कैटेगरी में हम 1 साल चेक कर रहे थे, दूसरे कैटेगरी में 2 साल, और तीसरे कैटेगरी में दैट इज जनरल केस में हम 3 साल चेक करेंगे। अगर कोई एसेट आपने 3 साल से ज़्यादा होल्ड किया जनरल केस में, उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे, एंड 3 साल से अगर कोई कम पीरियड आपने होल्ड किया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। एंड जो भी आपका पहले 2 कैटेगरी में आ रहा था, जैसे कि पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था, अगर कोई सिक्योरिटी अदर देन यूनिट एंड यूटीआई का कोई यूनिट, म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट। और जेसीबी केस में हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना चेक करेंगे, 1 साल चेक करेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 1 साल से ज्यादा आ रहा है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल से कम आ रहा है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। एंड यहाँ पे हमने और एक चीज बताया था, जो भी सिक्योरिटी हमने होल्ड किए हैं वो लिस्टेड होना चाहिए। लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर चेक करेंगे। अदर देन लिस्टेड जो भी होगा दैट इज अनलिस्टेड शेयर होगा, उसी केस में हमने क्या करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल चेक करेंगे। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में भी हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल चेक कर रहे थे, राइट। हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे किए थे, जैसे कि मान लीजिए मैंने लास्ट में कुछ एग्जाम्पल कवर किया था, जैसे कि मान लीजिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट का कोई शेयर होल्ड किया था यूएसए में, तो वहाँ पे हमने 2 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो भी है वो यूएस में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। क्योंकि हमारा कंडीशन था वो कहाँ पे लिस्टेड होना चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अगर वो इंडिया में लिस्टेड होगा तो वहाँ पे 1 साल चेक करेंगे, नहीं तो 2 साल चेक करेंगे। उसके बाद हमने कवर किया था कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, दैट इज एज पर योर सेक्शन 48, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एंड जो भी आपका एक्सपेंशन ट्रांसफर होगा उसे लेस कर देंगे, वो आ जाएगा आपका नेट कंसिडरेशन। जो भी नेट कंसिडरेशन आएगा उससे हम क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम लेस कर देंगे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने अगर कोई 1/4/2001 से पहले कोई एसेट एक्वायर किया था, हम उसी केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू आज ऑन 1/4/2001, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कुछ प्रोवाइजो डिस्कस किया था। जैसे कि पहला प्रोवाइजो था आपका प्रोवाइजो 2 सेक्शन 48, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर रहे थे, राइट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर रहे थे।
राइट। उसके बाद आपका आ रहा था प्रोवाइजो 1 टू सेक्शन 48, जहां पे मैंने आपको बताया था, सोनी का एग्जांपल लेके बताया था, अगर कोई एनआर इंडिया में कोई एसेट हेल्ड कर रहा है, अगर कोई एनआर इंडिया में कोई एसेट हेल्ड कर रहा है, राइट, अगर कोई एनआर इंडिया में कोई एसेट हेल्ड कर रहा है, तो इन दैट केस में हमने जो भी कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, दैट शुड बी कंप्यूटेड इन फॉरेन करेंसी, दैट शुड बी कंप्यूटेड इन फॉरेन करेंसी। वहां पे हमने 3 कंडीशन चेक कर रहे थे, एसएससी एनआर होना चाहिए, एसेट इंडियन कंपनी का होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ शेयर और सिक्योरिटी, एंड सच एसेट मस्ट बी एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, जो भी वो एसेट एक्वायर करेगा वो फॉरेन करेंसी में एक्वायर होना चाहिए। वहां पे मैंने और एक बात आपको बताया था, अगर प्रोवाइजो 1 टू सेक्शन 48 अप्लाई हुआ तो प्रोवाइजो 2 टू सेक्शन 48 अप्लाई नहीं होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था और 2 प्रोवाइजो, छोटे छोटे प्रोवाइजो था, जो कि थर्ड प्रोवाइजो था एंड फोर्थ प्रोवाइजो था। थर्ड प्रोवाइजो में हमने ये डिस्कस किया था, अगर सेक्शन 112A में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल आएगा, देन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा, दैट इज 112A में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। फोर्थ प्रोवाइजो में हमने डिस्कस किया था, अगर डिबेंचर और बॉन्ड केस में जो भी इंडेक्स बेनिफिट होगा वो नहीं मिलेगा, राइट। इनके सब डिबेंचर और बॉन्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जनरली डेब्ट और बॉन्ड का कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ बेनिफिट लॉ मेकर में नहीं दिया, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर, जैसे कि मैंने बताया था आपको सोवरजिन बॉन्ड के केस में हमने कुछ बताया था, बिल्कुल एक स्टोरी बना के मैंने कुछ डिस्कस किया था, राइट। सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड केस अगर इंडिविजुअल रिडम्पशन कर रहा है मैच्योरिटी में, तो कैपिटल गेन कुछ भी नहीं लगेगा, उसे सेक्शन 47 से ट्रांसफर नहीं माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन इम्पोज नहीं होगा। बट अगर बिफोर मैच्योरिटी कोई रिडम्पशन हो रहा है, वहां से कुछ कैपिटल गेन आ रहा है, देन कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल, सच गेन विल बी टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन, एंड जो भी आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ बेनिफिट होगा उससे अप्लाई कर दिया जाएगा, इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। अदर केस में इंडिविजुअल को छोड़कर जो भी एचयूएफ होगा, एओपी होगा, बीओआई होगा, अगर वो एसजीबी को क्या कर रहा है, रिडम्पशन कर रहा है आइदर ऑन मैच्योरिटी और बिफोर मैच्योरिटी, जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा एंड इंडेक्स बेनिफिट उससे अप्लाई कर दिया जाएगा। एंड 7 प्रोवाइजो में हमने डिस्कस किया था, अगर कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पेड हो रहा है आइदर इन परचेज और सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी, दैट शुड बी इग्नोर्ड, दैट इज हमने डिस्कस किया था वो कंसिडरेशन को नहीं लिया जाएगा, राइट। उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करेंगे। लगभग 15 मिनट हो गया, मैंने 10 मिनट मांगा था, 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, फिर भी जो भी हो एक तरफ से हमको क्या हो गया, रिकल हो गया। तो आज का कंटेंट आज अपन शुरू करेंगे, राइट। पहला आता है आपका एक्सेप्शन टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में क्या बोल रहा था, अभी हमने रिवाइज किया, वहां पे बोल रहा था जो भी कैपिटल गेन आ रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट वो किस ईयर में चार्जेबल होगा, इन द ईयर इन व्हिच सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उसी ईयर में क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया है, दैट मीन्स जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर हुआ है उस ईयर में टैक्स नहीं इंपोज की जाएगी। 45 सबसेक्शन 1 ये बोल रहा था ट्रांसफर ईयर इज आपका क्या था, टैक्स ईयर। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 ये बोल रहा है रिलेटेड टू कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। हमने अभी ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, जहां पे हमने पढ़ा अगर कोई एसएससी आपका कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर रहा है तो उसे क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा, राइट। उसी केस में सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 ये बता रहा है स्टॉक इन ट्रेड में 45 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा, दैट मीन्स ट्रांसफर ईयर में टैक्स इंपोज नहीं होगा, किसी और ईयर में ट्रांसफर होगा। कौन सा ईयर में टैक्सेबल होगा, चलिए उसे डिस्कस करते हैं, राइट।
मान लीजिए कोई आपका मिस्टर एक्स था जिसके पास कुछ ज्वेलरी था, राइट। मिस्टर एक्स था जिसके पास मान लीजिए कुछ ज्वेलरी था जो कि उसने परचेज किया था आपका प्रीवियस ईयर 1-2 में परचेज किया था, राइट। ज्वेलरी परचेज किया था आपका प्रीवियस ईयर 1-2 में, जिसका कॉस्ट कितना था, मान लीजिए 10,000 था। मान लीजिए क्या था, 10,000 था, राइट। उसने सोचा वो एक ज्वेलरी शॉपिंग मॉल बनाएगा, शॉपिंग मॉल तो नहीं, उसे क्या कहते हैं, ज्वेलरी शोरूम बनाएगा, राइट। ज्वेलरी शोरूम बनाने का उसने सोचा एंड बिजनेस भी शुरू कर दिया, राइट। ज्वेलरी क्या बोले हमें, शोरूम वो शुरू कर दिया, राइट। उसके पास जो भी ज्वेलरी था उससे वो कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड को, राइट। किस ईयर में कन्वर्ट किया, जिस ईयर में वो बिजनेस शुरू किया, दैट इज प्रीवियस ईयर 15-16 में जो भी उसके पास ज्वेलरी था उसे स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया। एंड ऑन सच डेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच ज्वेलरी वाज 40,000। उसी डेट में उस ज्वेलरी का फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, मान लीजिए 40,000 था, राइट। एंड वो क्या कर दिया, स्टॉक को सोल्ड किया प्रीवियस ईयर 1910 में, राइट। प्रीवियस ईयर 1910 में उसने क्या कर दिया, स्टॉक को सेल कर दिया, राइट। प्रीवियस ईयर 1910 में 1920 में उसने क्या कर दिया, स्टॉक को सोल्ड कर दिया, राइट। जो भी ज्वेलरी था वो प्रीवियस ईयर 1-2 में एक्वायर किया था, 1-2 प्रीवियस ईयर से लेकर जिस ईयर में वो ट्रांसफर किया स्टॉक इन ट्रेड को उस ईयर तक उससे हमने क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट मानेंगे, राइट। कैपिटल एसेट मानेंगे। एंड ये तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा, यहां जिस ईयर में वो कन्वर्सन हुआ उस ईयर में उसे क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा, राइट। क्वेश्चन आता है वो टैक्स, ध्यान दीजिए, जिस ईयर में वो स्टॉक सोल्ड की जाएगी, दैट इज योर प्रीवियस ईयर 1920 में स्टॉक को सोल्ड किया गया, उसी ईयर में वो टैक्सेबल होगा, राइट। मान लीजिए वो स्टॉक को सोल्ड कर दिया, मिस्टर एक्स ने सोल्ड कर दिया 50,000 रुपीज में, 50,000 रुपीज में वो सोल्ड कर दिया, राइट। ये वाला जो 50,000 आपका था वो कहां पे टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। दैट मीन्स जो भी स्टॉक इन ट्रांसफर करने से आपका प्रॉफिट आ रहा है वो पीजीबीपी में जो आप पीएल बनाते थे ना वहां से सेल में इंक्लूड हो जाएगा, बाय सेल 50,000 मानकर, राइट। और एक बात सुन लीजिए, ट्रांसफर किस ईयर में होगा, दैट विल बी योर प्रीवियस ईयर 15-16 में ये ट्रांसफर मान ली जाएगी, 15-16 में ये ट्रांसफर मान ली जाएगी। एंड टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल तब होगा जिस प्रीवियस ईयर में वो क्या हुआ, सोल्ड हुआ, उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। देन योर क्वेश्चन आता है कैपिटल गेन, दैट इज कितना अमाउंट कैपिटल गेन के अंडर में टैक्सेबल होगा। हमने पढ़ा था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इनके सब ट्रांसफर कितना है, ध्यान दीजिए, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसी दिन जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू था ना वो हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज योर 40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये वाला एसेट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, सर ये तो ज्वेलरी का केस है, वो इस ईयर में, ये तो अदर केस में आ जाएगा जहां पे हम 3 साल चेक करेंगे, अगर 3 साल से ज्यादा होगा वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, अगर अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू जो भी आपका 15-16 में इंडेक्स होगा, यहां पे मैंने नीचे कैलकुलेट किया है
आपका 13 ये वाला इंडेक्सेशन है, ये 15-16 का है, ये 15-16 का है, राइट। फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, एफएमबी आज ऑन कन्वर्शन रेट दैट इज योर 40,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, दैट विल बी योर 10,000 इनटू जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उसका इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर का इंडेक्स, राइट। वो आ जाएगा आपका 22,000 एंड आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ये आ गया आपका 18,000। सर ये बात हमको बताइए, ये जो इंडेक्स है उससे क्या हमको याद करना पड़ेगा? जनरली नहीं, इंडेक्स जो है वो क्या और क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी राइट। अगर आपको याद करना है तो करंट ईयर का जो भी आपका इंडेक्स है उससे याद कर दीजिए, दैट इज 289 एंड प्रीवियस ईयर का था 280, राइट। बाकी चीज याद करने का कोई जरूरत नहीं है, राइट। सर हमने तो उसी स्टॉक को कितने में बेचा? 50,000 में बेचा। आपने तो यहाँ पे बताया 40,000 टैक्सेबल कहाँ पे हो गया? कैपिटल गेन के अंडर में टैक्सेबल हो गया। सर बाकी 10,000 के क्या होगा? वही तो मैंने आपको यहाँ यही बताया ना, जिस ईयर में स्टॉक सोल्ड होगा वो स्टॉक कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो प्रॉफिट पीजीबीपी में कितना टैक्सेबल होगा? ध्यान दीजिए कितने प्राइस में हमने सोल्ड किया? 50,000 में हमने सोल्ड किया एंड कितने वैल्यू पे वो कन्वर्ट हुआ था, दैट मींस हमारा परचेज कॉस्ट कितना मान लिया जाएगा? जो भी फेयर मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा था ऑन डेट ऑफ कन्वर्सन, उससे हम क्या मान लेंगे? कॉस्ट मान लेंगे, दैट इज योर 40,000 एंड 10,000 कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग टू मी, ओके। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इफ स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड? हमने स्टॉक इन ट्रेड को 15-16 में ट्रांसफर किया, राइट। प्रीवियसली जो भी एग्जांपल मैंने लिया था 19-20 में, उससे क्या कर दिया? सेल कर दिया। मान लीजिए 15-16 में हमने 40,000 स्टॉक इन ट्रेड को लिया एंड 19-20 में हमने 50% सोल्ड किया एंड 2021 में हमने रिमेनिंग 50% सोल्ड किया। तो सर हमें बताइए उसी केस में क्या होगा? उसी केस में क्या होगा? ध्यान दीजिए, जनरली प्रोपोर्शनेटली सेल हुआ है तो प्रोपोर्शनेटली कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, राइट। इन दैट केस कैपिटल गेन विल बी टैक्स प्रोपोर्शनेटली, दैट मींस जिस ईयर में जितना सेल होगा उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा। इन द ईयर at which such sales will be affected, राइट। जिस ईयर में सेल इफेक्टेड होगा उसी ईयर में वो क्या होगा ना? कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, राइट। लेकिन ट्रांसफर किस ईयर में माना जाएगा? जिस ईयर में उसे स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट किया गया, राइट। यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल दिया था मिस्टर एक्स, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू किया। ज्वेलरी जिसने परचेस किया था प्रीवियस ईयर 1-2 में, जिसका कॉस्ट था 10,000 एंड यूनिट में था 100 ग्राम। यूनिट में कितना था? 100 ग्राम, राइट। उसने क्या किया? वो टोटल 100 ग्राम को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया प्रीवियस ईयर 15-16 में, जिस दिन फेयर मार्केट वैल्यू था 40,000, राइट। यहां से यहां तक दैट इज प्रीवियस ईयर 1-2 से लेकर प्रीवियस ईयर 15-16 तक, उससे हम क्या मानेंगे? सर कैपिटल एसेट मानेंगे, राइट। ट्रांसफर किस ईयर में मान लिया जाएगा? जिस ईयर में कन्वर्सन हुआ, दैट इज योर प्रीवियस ईयर 15-16, राइट। देखिए क्या हुआ? स्टॉक सोल्ड प्रीवियस ईयर 19-20 में आपका 50% स्टॉक सोल्ड हुआ फॉर ₹30,000,
जो भी आपका 100 ग्राम गोल्ड था 50 ग्राम सोल्ड हुआ, कब सोल्ड हुआ, दैट इज योर प्रीवियस ईयर 1920 में, राइट। हमारे पास जो भी ज्वेलरी था, जो भी वहां से वहां तक तो क्या मान लिया गया, कैपिटल एसेट मान लिया गया। एंड जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर हुआ उसी दिन से लेकर जितने दिन तक वो हमारा बिजनेस यूनिट में रहेगा, सेल होने तक उसे हम क्या मानेंगे, स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे, राइट। जो भी स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा उससे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। सर हमें पता है कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। कैपिटल गेन में सेक्शन 48 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा था, याद कीजिए। फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो रहा होगा, दैट इज जितना होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर में, राइट। तो फेयर मार्केट वैल्यू था कितना, 40,000, राइट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। सर आपने तो हमको बताया वो तो 50% सोल्ड किया, आप 40% यहाँ पे क्यों ले रहे, 40,000 क्यों ले रहे, आपको तो 20,000 लेना था। मैंने बताया सुनो तो सही, कैपिटल गेन तो चेंज नहीं होगा ना, कैपिटल गेन का अमाउंट थोड़ी ना चेंज होगा, टैक्स अमाउंट चेंज होगा, टैक्स का ईयर चेंज होगा, लेकिन कैपिटल गेन का अमाउंट तो नहीं चेंज होगा। कैपिटल गेन तो जितना होना चाहिए था उतना ही होगा। पहले हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर देंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कौन सा ईयर में कितना टैक्सेबल होगा, राइट। फेयर मार्केट वैल्यू कितना आ गया आपका, 40,000 आ गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता है कैसे कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे 13-14 क्यों लिखा मैंने, ये भी गलत लिख दिया, ये 15-16 होगा, राइट, 15-16 हुआ। तो यहाँ पे 22,000 हो गया। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना आ गया, 18,000 आ गया। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे, अरे भैया जो भी कैपिटल गेन, जो भी गेन अराइज हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उससे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे किसको मानेंगे, जनरल केस में जो भी एसेट आपका 3 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल से ज्यादा है, उससे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 जो भी इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपको क्या मिल जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल गेन का अमाउंट कितना आ गया, 18,000 आ गया। 50% किस ईयर में आपने सोल्ड किया था, 1920 में सोल्ड किया था। देन उसी 18,000 का 50% टैक्सेबल होगा किस ईयर में, दैट इज योर प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021 में टैक्सेबल होगा। प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021 में टैक्सेबल होगा। रिमेनिंग कब टैक्सेबल होगा ना सर, जब रिमेनिंग अमाउंट सोल्ड होगा उसी ईयर में उसे क्या कर दिया जाएगा। सर व्हाट अबाउट पीजीबीपी, पीजीबीपी के हेड में कितना टैक्सेबल आएगा, ध्यान दीजिए। आपने कितने सोल्ड किया, 30,000 में सोल्ड किया। सर कॉस्ट हम कितना लेंगे, कॉस्ट मैंने आपको बताया था जो भी कन्वर्सन डेट का फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो पीजीबीपी का कॉस्ट मान लिया जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड का कॉस्ट मान लिया जाएगा। एफएमबी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर कितना था सर, 40,000 था, लेकिन हम यहाँ पे कितना का सेल प्राइस ले रहे हैं सर, 50% का सेल प्राइस ले रहे हैं। तो कॉस्ट कितने का लेंगे, वो जो भी स्टॉक था उसका 50% का कॉस्ट लेंगे। तो 50% ऑफ 40,000 दैट इज योर 20,000। अकॉर्डिंगली पीजीबीपी के हेड में 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप टिल पॉइंट यू आर कंफर्टेबल, राइट। जो भी दिक्कत आएगा आप मेरे को पूरी पूछ लेना। हाँ मैं और एक बात आपको बता दूं, आगे 1 और 2 क्लास में जो मेरा क्लास आएगा वहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। ओके, तब तक आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप रिवाइज कर लेना, राइट। ओके, आगे यहाँ पे एक सेक्शन 50 ईसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 54 ईसी में जो एक आपका एग्जेम्पशन सेक्शन है उसे हम बाद में फुल्ली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, मैंने छोटा सा कंडीशन यहाँ पे लिख रखा है। अगर कोई कैपिटल गेन आ रहा है एंड ट्रांसफर डेट के
विदिन ट्रांसफर डेट के विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर आपने फुल्ली और पार्शियली कैपिटल गेन को कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसी कैपिटल गेन को आपको क्या मान लिया जाएगा, एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। उसी कैपिटल गेन को आप एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर दिया जाएगा, जिसे हम आगे बिल्कुल डिटेल्स में कवर करेंगे। राइट, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर डेट के 6 महीने के अंदर जो भी आपका क्या होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा, तो अगर कोई किसी एसेट को परचेज करने में आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो उसी कैपिटल गेन को फुल्ली और पार्शियली एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा। उसका कुछ लिमिट है, 50 लाख मैक्सिमम आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, उससे बाद में हम कवर करेंगे। राइट, ओके ओके, एक मिनट। ओके, चलिए आगे। और केस मैंने यहाँ यतीश ट्रेडिंग कंपनी, मान लीजिए यतीश ट्रेडिंग कंपनी कुछ था जिसका शेयर स्टॉक इन ट्रेड में वो क्या कर दिया, जिसका शेयर स्टॉक इन ट्रेड में था। जनरली वो क्या था, एक ब्रोकिंग एजेंट था जो कि शेयर और स्टॉक में डील कर रहा था। राइट, वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था। राइट, जिसका शेयर स्टॉक इन ट्रेड में था, जिसका वैल्यू कितना था, 1 लाख रुपया था। हमने पहले ये डिस्कस किया, कैपिटल गेन स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल गेन आएगा। यहाँ पे रिवर्स केस, दैट इज जो भी स्टॉक इन ट्रेड है उससे हम कहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, जिस डेट में हमने कन्वर्ट कर रहे हैं टू कैपिटल एसेट, उसी डेट में आपका उसी शेयर एंड स्टॉक का वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपया है। राइट, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, ₹2 लाख। लेकिन हमने कितने रुपये में सेल कर रहे हैं, दैट इज 4 लाख में सेल कर रहे हैं। जो भी हमने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया, वहां उसी शेयर को हमने 4 लाख रुपए में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मेरे को बताइए कितना अमाउंट कहाँ से टैक्सेबल होगा। सर कैपिटल गेन में टैक्सेबल कितना होगा, मैं आपको बता दूं, पीजीबीपी का पहले कैलकुलेट कर देते हैं, पीजीबीपी का, उसके बाद हम कैलकुलेट क्या कर देंगे, कैपिटल गेन का कैलकुलेट कर देंगे। राइट, पीजीबीपी का मैंने बताया था, कॉस्ट बताया था, जिस दिन में वो ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली कन्वर्सन डेट में जो भी एफएमबी वैल्यू होगा, अगर आप स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो बन जाएगा आपका सेल प्राइस। राइट, तो आपका एफएम सेल प्राइस कितना हो गया, तो आपका सेल प्राइस कितना हो गया, सेल प्राइस आपका आ गया यहाँ पे 2 लाख का, एंड कॉस्ट प्राइस कितना था ऑलरेडी, 1 लाख का। दैट इज 1 लाख आपका कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने किया उसके बाद आप क्या कर दिया, जो भी कैपिटल था आपने सेल कर दिया 4 लाख रुपए में। राइट, वो तो 48 में कैलकुलेशन होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ गया आपका, सर 4 लाख आ गया। हमने क्या लेस करेंगे, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे। राइट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्सन था वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। दैट इज योर 2 लाख, एंड 2 लाख दैट विल बी आ जाएगा आपका क्या, कैपिटल गेन आ जाएगा। अगर ये
लिस्टेड होगा तो 1 साल चेक करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर ये लिस्टेड नहीं होगा और इंडिया में कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होगा तो अदर केस में हमने कितना ईयर चेक करेंगे, 2 साल चेक करेंगे, राइट। आई होप यू क्लियर टिल दिस पॉइंट। तो चलिए आगे। और मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर 1-2 में मेरा स्टॉक इन ट्रेड था जिसका वैल्यू था 5 लाख रुपया, राइट। मैंने क्या कर दिया, प्रीवियस ईयर 10-11 में उसी स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, राइट, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू था ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज योर 80 लाख, राइट। 80 लाख था आपका क्या था फेयर मार्केट वैल्यू, ओके। तो यहां से यहां तक जो भी आएगा ये आपका हो जाएगा स्टॉक इन ट्रेड एंड जो भी गेन यहां पे होगा वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। कितना पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा, आपका सेल प्राइस आ जाएगा 8 लाख एंड आपका कॉस्ट प्राइस था 5 लाख, दैट इज 3 लाख विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। सर किस ईयर में टैक्सेबल होगा, किस ईयर में टैक्सेबल होगा ना, जिस ईयर में आपने किया ट्रांसफर किया उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। आपका प्रीवियस ईयर 10-11 में वो टैक्सेबल होगा और दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर 11-12। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। Previous year means it is the year when the assessee earned some income. Assessment year is the year when income earned by assessee in the previous year is taxable. मैंने और एक बात आपको बताया था, assessment year will be your complete period of 12 months, but in case of previous year वो क्या हो सकता है, लेस देन 12 मंथ हो सकता है। सर ईयर तो आप बोल रहे हैं लेकिन वो 12 महीने से कैसे लेस होगा। मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, 1 अक्टूबर 29 से बिजनेस शुरू किया, राइट। तो 1920 जो भी फाइनेंशियल ईयर था तो वो मेरा कहां तक हो जाएगा, 1/10/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक, राइट। तो इस केस में मेरा प्रीवियस ईयर कितना आ गया, 6 मंथ आ गया। 1920 का असेसमेंट ईयर क्या है, 2021 है। ऑलवेज रिमेंबर असेसमेंट ईयर विल बी योर 12 मंथ बट प्रीवियस ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ, राइट, मे बी लेस देन 12 मंथ, ओके। वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, राइट। चलिए आगे। हाँ, दूसरा चीज क्या, कन्वर्ट कर दिया उसी कैपिटल एसेट को हमने प्रीवियस ईयर 1920 में सेल कर दिया, कितने रुपए में, 10 लाख रुपए में। तो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किस सेक्शन से हो रहा है, सेक्शन का रेफरेंस में दे रहा हूं, प्लीज याद कीजिए। सेक्शन 48 में कैपिटल गेन कंप्यूट कर होता है एंड कैसे होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उससे लेस करते हैं हम जो भी एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हो रहा है, जो भी आएगा नेट कंसिडरेशन उससे लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। हियर फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका आ गया कितना, 10 लाख आ गया एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। सर यहाँ पे क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको पक्का मिलेगा लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में मिलेगा एंड इन ऑर्डर टू चेक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपको वो चार्ट रेफर करना पड़ेगा जहां पे हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक कर रहे थे, 1 साल 2 साल 3 साल पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक कर रहे थे। जनरल केस में हम 3 साल चेक कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड कुछ भी नहीं दिया है, दैट इज हम अज्यूम कर लेंगे दिस इज ए जनरल केस जहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग हमने 3 साल चेक करेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल से ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल से कम होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। एंड अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसी केस में
पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड 3 ईयर, राइट, पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल से ज्यादा है, अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये तो 1920 का कॉस्ट में क्या है, इंडेक्स है, प्लीज आप ढूंढ लेना। जो भी 10-11 का क्या था, इंडेक्स था, वो यहाँ आप लिख लेंगे। अकॉर्डिंगली ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मान लीजिए 150 था, ये जितना कॉस्ट आ जाएगा लेस करने से आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। आई होप यू कॉन्सेप्चुअली क्लियर। यहाँ पे थोड़ा आप कोशिश करना कैलकुलेशन करने का, राइट। मैंने डैश देके छोड़ दिया है, आप प्लीज ट्राई कर लेना कितना आ रहा है। मेरा ये मकसद था मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा दूं, राइट। चलिए आगे। अभी एक्सेप्शन कवर किया, दैट इज योर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। उसके बाद आता है आपका एक सेक्शन, दैट इज योर सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। सेक्शन 45 सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, राइट। जहां पे ये लिखा हुआ है, अगर कोई कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, मैंने यहां पे भी एक स्टाइल मार के एक कहानी लिखा हूं, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये है कोई मिस्टर एक्स जिसका एक घर था, प्रीवियस ईयर 1-2 में वो परचेज किया था, कितने में, 5 लाख में परचेज किया था, राइट। प्रीवियस ईयर 15-16 में कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। मान लीजिए नवीन पटनायक क्या कर दिया, वो कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, कोई रोड हो रहा है या हॉस्पिटल हो रहा है, वो कंपल्सरी एक्वायर कर दिया, राइट। कॉम्पेंसेशन रिसीव कब हो रहा है, 1920। मैंने आपको बताया था ट्रांसफर कब मान लिया जाएगा, जिस ईयर में कंपल्सरी एक्वायर्ड हुआ, दैट मींस ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर 15-16 में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कब कॉम्पेंसेशन दे रहा है, सर प्रीवियस ईयर 1920 को मेरे को कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। मैंने बोला कितना का कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, सर मान लीजिए कोई 25 लाख का कॉम्पेंसेशन मेरे को मिल रहा है। सॉच 25 लाख, दैट इज लेस योर जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसी ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको कॉम्पेंसेशन मिला, राइट। मेरे को कॉम्पेंसेशन कब मिल रहा है, एक्स को कॉम्पेंसेशन कब मिल रहा है, सर 1920 में मिल रहा है। तो सर टैक्सेबल किस ईयर में होगा, जिस ईयर में आपको कॉम्पेंसेशन मिला उसी ईयर में आपका टैक्सेबल होगा। सर कितना का अमाउंट टैक्सेबल होगा, मैंने बताया सेक्शन 48 को रेफर कर दीजिए। सेक्शन 48 में आपको फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड। आपको कितना मिल रहा है, इनिशियल कॉम्पेंसेशन कितना मिल रहा है, 25 लाख का कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। सर यहाँ पे क्या हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, मैं तो आपको बताया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे। अगर आपका एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं है तो आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हम चेक कैसे करेंगे, मैंने बताया आपको, मैंने एक चार्ट पढ़ाया था ना। जनरल केस में आप 3 साल चेक करेंगे, बाकी केस में 1 साल, और एक केस में था 2 साल चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, जनरल केस है 3 साल मान लेंगे। अगर 3 साल से ज्यादा एसेट होल्ड किया है, दैट इज योर पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड कर रहा है 3 साल को, दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। सर हमको तो याद रह गया, आपने तो इतने बार बताया, हमको तो याद रह गया। मैं बोला ठीक है चलो आगे। तो यहाँ पे आ गया आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, 5 लाख इंटू 2,54,000 जो भी आपका ट्रांसफर ईयर में। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम इंडेक्स ले रहे हैं ट्रांसफर ईयर दैट इज 15-16 में, मैंने यहाँ लिखने को भूल गया, ये जो 254 इंडेक्स लिया है मैंने, ये 15-16 का इंडेक्स होगा, दैट इज जिस ईयर में हमने ट्रांसफर किया। बेस ईयर में इंडेक्स ना है, दैट इज योर 100 था, आपका ये आ जाएगा 11,70,000। अकॉर्डिंगली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 12,30,000। सर आप मेरे को बताओ, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए
ये मेरा घर था, मैं एक एक पत्थर इकट्ठा करके इस घर को बनाया था, राइट। मेरा जान था, ये घर मेरा क्या था, जान था, जहां मेरा पूरा मेहनत लगा दिया था, राइट। उस घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक एक पत्थर लाके मैंने बनाया था। बहुत सुंदर सा घर था, बहुत प्यारा सा घर था, राइट। और गवर्नमेंट यहाँ पे मेरे को जितना कंसिडरेशन दे रहा है, मान लीजिए ये मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को घर में गाली आ रहा है, क्यों इतने रुपये में आपने ट्रांसफर कर दिया। मैंने बोला मैंने तो ट्रांसफर नहीं किया, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर्ड कर दिया, तो गवर्नमेंट इतने कम से कैसे ले सकता है, कैसे ले सकता है इतना कम में। तो मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, किससे लेकर, ये कंसिडरेशन को लेकर मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। सर कोर्ट में क्या वो एडमिट कर लेंगे, आपको ज्यादा कंसिडरेशन मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर मैं कोर्ट को गया, वो उससे क्या करेंगे, केस को जो आप बोलते हैं ना इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर ये क्या नहीं है सफिशिएंट, अगर जज ने मेरे को देखा और सेटिस्फाई, वो जज ने मेरे को देखकर रो पड़े। क्यों रो पड़े, क्योंकि मेरा हालत ही कुछ ऐसा था, मेरा घर लूट लिया, मेरा सब कुछ लूट लिया, मैं तो ये हो गया, बेबस हो गया, ऐसे हो गया, तैसे हो गया। तो जज ने मेरे को देख के रो पड़े और उसने बताया बेटा मत चिंता करो, मैं आपका दुख समझ रहा हूं, तो जो भी आपका साथ हुआ कुछ सही नहीं हुआ, अन्याय हुआ। तो क्या जज ने किया, जज ने मान लीजिए वो क्या कर, मेरे को कुछ कॉम्पेंसेशन दे रहे, क्या मैंने केस कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, घर में मेरे को डांट पड़ा, मैं रो रो के जज के पास गया, जज मेरे को देख के रो पड़े, मेरे हालत के देख के रो पड़े, और उसने क्या बेटा तेरा साथ जो हुआ अन्याय हुआ तो आपको ज्यादा मिलेगा, राइट। तो उसने क्या कर दिया, मान लीजिए मेरे को एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन दे दिया। एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन दे दिया मींस, मान लीजिए मेरे को गवर्नमेंट दिया था 25 लाख और कोर्ट का ऑर्डर आ गया नहीं, उससे तो 30 लाख मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 30 लाख मिलना चाहिए। यहाँ पे मेरा कंसिडरेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उससे हम क्या कहेंगे, एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन कहेंगे, राइट। क्या कहेंगे, एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन कहेंगे। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। उससे हम एनहांस कॉम्पेंसेशन कहेंगे। सर ठीक है, हम एनहांस कॉम्पेंसेशन का मतलब मीनिंग समझ में आ गया, तो ये बताओ ना वो टैक्सेबल कब होगा, ये टैक्सेबल कब होगा। मैंने बताया वो तो सही ने, ये टैक्सेबल कब होगा, मैंने बताया ठहरो, ये टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको रिसीव होगी, उसी ईयर में आपको क्या होगा, टैक्सेबल होगा, राइट। एनहांस कॉम्पेंसेशन विल बी received in the previous year 21-22। तो ये previous year 21-22 that is your assessment year 22-23 में टैक्सेबल हो जाएगा। सर हमने कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे, मैंने बताया ना सेक्शन 48 से हम कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे थे। तो वहां पे क्या ले रहे थे, फुल वैल्यू रिसीव, दैट इज हमने यहाँ पे कितना रिसीव किया, 5 लाख रिसीव किया। सर आप तो बताया 30 लाख गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया, मैंने तो बताया, आप तो सही पकड़े हैं। गवर्नमेंट ने मेरे को पहले दिया था 25 लाख 1920 में, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्या पे कर चुका हूं ना, कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पेड कर चुका हूं। अभी मेरे को कितना मिल रहा है, 5 लाख मिल रहा है। अभी मेरा फेयर कंसिडरेशन 5 लाख हुआ ना, मैं थोड़ी ना 30 लाख लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 25 लाख के ऊपर कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स दे चुका हूं। अभी मेरे को जितना एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन मिल रहा है वो हो जाएगा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उससे हम क्या लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिला, मैंने बताया ना, आप दे दिया जब आपने पहले टैक्सेबल किया था, उसी ईयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको बेनिफिट दे दिया था ना गवर्नमेंट, तो अभी आपको क्या नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलेगा। हाँ ध्यान दो, अगर कोई ये एनहांस
एनहांस कॉम्पेंसेशन को रियलाइज करने के लिए आपका कुछ कोर्ट कचहरी में कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, लीगल एक्सपेंसेस हुआ है, ये आपको यहाँ पे लेस हो जाएगा। दैट मीन्स आपको कंसिडरेशन से ये एक्सपेंसेस लेस करके जितना अमाउंट आएगा वो आ जाएगा आपका कैपिटल गेन। सर ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, ये किससे डिपेंड करेगा? ओरिजिनली जो कैपिटल गेन हुआ था ना वो जो होगा, अगर ओरिजिनली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था तो यहाँ पे एनहांस कॉम्पेंसेशन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर ओरिजिनली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया था तो ये भी अभी आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। राइट, आई होप यू ऑल टिल दिस। हम बताओ ना, हमें बताओ, बोला पूछो तो। इसमें आपने हमको दो केस में समझाया। पहले केस में समझाया 25 लाख, हमने बिल्कुल समझ गए। एंड दूसरे केस में आपने बताया 5 लाख जो था आपका एनहांस कॉम्पेंसेशन, ये 25 लाख आपका था इनिशियल कॉम्पेंसेशन। राइट सर, क्या होगा अगर गवर्नमेंट ये 25 लाख को एक साल में ना देकर इंस्टॉलमेंट में दे रहा है? मैं बोला सही, तो आप तो सही क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो 25 लाख है ना, ये आपको गवर्नमेंट आपको कंपल्सरी देगा। क्या देगा? कंपल्सरी देगा। सर ये 5 लाख क्या मेरे को कंपल्सरी नहीं मिलेगा? मैं बोला कोई गारंटी नहीं। अगर जज साहब को आपसे सेटिस्फाई हो गए तो आपको ये 5 लाख मिलेगा, नहीं तो एनहांस कॉम्पेंसेशन तो आपको नहीं मिला। लेकिन जो आपका इनिशियल कॉम्पेंसेशन होगा वो आपको कंपल्सरीली मिलेगा। राइट, अगर इनिशियल कॉम्पेंसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, देन जब पहला इंस्टॉलमेंट आएगा, ध्यान दीजिए, जिस ईयर में आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसी ईयर में फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। सर हमने समझा नहीं। मान लीजिए यहां पे एग्जाम्पल था, यहां तो कितना देगा? 25 लाख देगा। मान लीजिए 1920 में मेरे को गवर्नमेंट 5 लाख दिया, 1920 को, 2021 को मेरे को दिया 10 लाख, रिमेनिंग दिया 24-25 को। मैं आपको क्या बताया, ये तो 25 लाख को कंपल्सरीली मिलना ही मिलना है क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं। राइट, तो उसी केस में जिस ईयर में आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसी ईयर में फुल कैपिटल गेन वैल्यू का टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, अगर मेरे को यहाँ पे 5 लाख मिल रहा है, जितना भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 12,30,000, वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर इन विच इनिशियल इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और गवर्नमेंट पेड। राइट, दैट इज 1920 में ये मेरा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, ओके सर, व्हाट अबाउट एनहांस कॉम्पेंसेशन? आपको बताया एनहांस कॉम्पेंसेशन का कोई आपका बात में सेटिस्फाइड हो गया तो उनको जस्टिफाइड लगा तो वो ऑर्डर देंगे, नहीं तो आप एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलने का कोई चांस नहीं है। राइट, तो उसी केस में एनहांस कॉम्पेंसेशन आपको मान लो गवर्नमेंट ऑर्डर दे, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया आपको 5 लाख मिलेगा, तो एनहांस कॉम्पेंसेशन मान लीजिए आपको इंस्टॉलमेंट में मिला है। मान लीजिए ऑर्डर आया आपका प्रीवियस ईयर 2021-22 को, उसी ईयर में आपको मिल गया 3 लाख एंड 24-25 में आपको मिल रहा है 2 लाख। देन as and when received enhanced compensation will be taxable। मेरा कहने का मतलब है 3 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आपने रिसीव किया, दैट इज योर प्रीवियस ईयर 21-22, एंड ये जो 2 लाख रिसीव होगा आपका 24-25 में, ये 24-25 प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। फटाफट ध्यान दो, अभी
कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगा तो फुल वैल्यू ऑफ कॉम्पेंसेशन विल बी टैक्स इन द ईयर when first installment received. What is enhanced compensation received in installment? It will be taxable as and when received. Right? Enhanced compensation केस में जिस ईयर में ये क्या होगा रिसीव होगा उसी ईयर में वो टैक्सेबल होगा. राइट? If any interest is received on a delay payment of enhanced compensation, then such interest will be taxable at the rate of 50% amount received under the head of IFOS. राइट? अगर कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है एनहांस कॉम्पेंसेशन केस में, राइट, एनहांस कॉम्पेंसेशन में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 5 लाख रुपया मिस्टर एक्स को दे दो क्योंकि आप जितना भी कंसिडरेशन पेमेंट किया वो सही नहीं है. एंड अगर ये आप पेमेंट मान लीजिए 30 जून ऑर्डर आया 1 मई को, मान लीजिए अगर आप 30 जून के अंदर नहीं पेमेंट कर रहे हो देन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मान लीजिए एट द रेट ऑफ 6% टिल द डेट ऑफ पेमेंट. यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये आपका IFOS के हेड में टैक्सेबल होएगा. सर IFOS क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये टैक्सेबल हो जाएगा. राइट? आई होप यू ऑल आर गेटिंग टू मी. राइट? ध्यान सर आपने ये बता दिया आपका कॉम्पेंसेशन क्या हो रहा है, एनहांस्ड हो रहा है. आपने कोर्ट में केस कर दिया, जज ने आपको देखकर रो पड़े एंड आपका कॉम्पेंसेशन वो बढ़ा दिया. सर अगर जज ने आपका कॉम्पेंसेशन गिरा दिया तो, मैं बोला गिरा दिया मतलब दैट मीन्स रिड्यूस कर दिया, तो आपने कोर्ट को गए एंड कोर्ट ने क्या कहा, नहीं 25 लाख तो ज्यादा आ रहा है, एक काम कीजिए उससे तो 20 लाख 20 लाख होना चाहिए था, 5 लाख गवर्नमेंट ने ज्यादा पेमेंट कर दिया है. इन दैट केस if any compensation amount is reduced then such will be rectified under section 155 में वो क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा. right to fair compensation and transparency land acquisition act 2013 वो भी जो वो यहाँ पे उससे काट दीजिए. अगर ये क्या हो जाएगा अगर ये क्या हो जाएगा अगर ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हुआ तो वो रेक्टिफाइड हो जाएगा एज पर सेक्शन 155. जनरली आपका जो भी रेक्टिफाइड हो रहा है वो एज पर सेक्शन 154 हो रहा है, लेकिन इन सच केस कंपल्सरी एक्विजिशन केस में अगर कोई आपका कॉम्पेंसेशन में अमाउंट रिड्यूस हो रहा है तो रेक्टिफाइड होगा एज पर सेक्शन 155. ओके चलिए, एक्सेप्शन टू एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन, ये मेरा ब्रेक से पहले आपका टॉपिक हम सेक्शन से कवर करें, तो ब्रेक से पहले लगेगा ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगे. ओके ध्यान दीजिए. तो ये वाला पॉइंट देखिए, एक्सेप्शन टू एनहांस कॉम्पेंसेशन. दैट मीन्स मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक्स था जिसका हाउस वो एक्वायर किया था, परचेज किया था प्रीवियस ईयर 1-2 में, जिसका कॉस्ट था 5 लाख. कंपल्सरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया. कब एक्वायर किया? 10/11 में एक्वायर किया फॉर 80 लाख. एंड वो आससी बेचारा क्या हो गया, बहुत दुखित हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया, कम कॉम्पेंसेशन दे रहा है. ये तो आससी बिल्कुल क्या कहा है, यहाँ पे रो रहा है, मैं तो लूट गया, मेरे को तो गवर्नमेंट ने लूट लिया, मैं लूट गया, क्या करूं. वो रो के क्या कर दिया, कोर्ट में फाइल पिटीशन कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. राइट? ध्यान दीजिए, फॉर मोर कॉम्पेंसेशन के लिए ये क्या कर दिया, गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया कोर्ट में. राइट? ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कोर्ट ऑर्डर देगा वो
दो ऑर्डर देता है, राइट। एक होता है आपका इंटरिम ऑर्डर, दूसरा होता है आपका फाइनल ऑर्डर, राइट। मान लीजिए कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर दिया फॉर एनहांस कॉम्पेंसेशन के लिए, वो कोर्ट ने क्या कर दिया, इंटरिम रिपोर्ट दे दिया, राइट। It will be taxed under capital gain in the year final order of court will passed. That means अगर कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर दे रहा है, that is not final, right? जब आपको फाइनल ऑर्डर आ जाएगा उसी ईयर में आपका एनहांस कॉम्पेंसेशन क्या होगा, टैक्सेबल होगा, राइट। कोर्ट ने टू ऑर्डर होता है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, एक है इंटरिम ऑर्डर और दूसरा है फाइनल ऑर्डर। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये हुआ, यहाँ से यहाँ आता है इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन प्रीवियस 1920, कॉम्पेंसेशन आपको कितना मिलना चाहिए, और 4 लाख एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए इंटरिम ऑर्डर, ये पास हो गया, राइट। कब पास हुआ, प्रीवियस 1920 में। लेकिन आपका फाइनल ऑर्डर आ रहा है प्रीवियस ईयर 22-23 में, आपका है कितना था, 4 लाख का इंटरिम ऑर्डर था 1920 में, और आपका क्या आ रहा है, अब ऑर्डर आ रहा है और 7 लाख रुपया का, राइट। ये जो 4 लाख वाला था ऑलरेडी रिसीव्ड, मान लीजिए वो 1920 को रिसीव हुआ था, राइट। ये 3 लाख कब रिसीव हो रहा है, 22-23 में रिसीव हो रहा है, राइट। व्हाट इफ सच 3 लाख रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 24-25, सच 3 लाख विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ, कब टैक्सेबल होगा, जब रिसीव होगा। मैंने आपको ये 25 होगा, मैंने आपको ये बताया था, इन इंटरिम ऑर्डर गवर्नमेंट कुछ दे रहा है एनहांस कॉम्पेंसेशन के लिए, तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक ये टैक्सेबल नहीं होता। दैट मींस जब फाइनल ऑर्डर आएगा, 4 लाख का ऑर्डर आया था 1920 में और 7 लाख का ऑर्डर है 22-23 में, दैट इज जब फाइनल ऑर्डर आया उसी ईयर में आपको टैक्सेबल होगा, राइट। ये वाला जो 3 लाख था फाइनल ऑर्डर कब आया, 22-23 में आया, ये यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। फाइनल ऑर्डर आया और आपने जब रिसीव किया, दैट इज आज एंड व्हेन रिसीव। आप छोटी सी बात ये याद कर दीजिए, इन केस ऑफ एनहांस कॉम्पेंसेशन जब भी रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता, मान लीजिए कोई इंटरिम ऑर्डर बेसिस पे आपको कुछ अमाउंट मिल गया, जैसे कि यहाँ पे 4 लाख 1920 में मिल गया, ये 1920 में टैक्सेबल नहीं होगा। ये कब टैक्सेबल होगा, जब फाइनल ऑर्डर आया। दैट इज फाइनल ऑर्डर कब आया आपका, 22-23 में, ये 4 लाख टैक्सेबल होगा। ये 4 कब टैक्सेबल होगा, जब फाइनल ऑर्डर आया, दैट इज 22-23 में ये टैक्सेबल होगा। एंड ये वाला जो रिमेनिंग 3 लाख का था, ये जब मिलेगा वो तब टैक्सेबल होगा, वो जब मिलेगा ये तब टैक्सेबल होगा। आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैं और कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से आए, राइट। ध्यान दीजिए, एक मैंने क्या बताया, एक का कुछ घर था, वो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर दिया, उससे 8 लाख दिया। कब दिया, प्रीवियस ईयर 10 में गवर्नमेंट ने कंपलसरी टेक ओवर कर दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ ट्रांसफर कब हुआ, जिस ईयर में गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, दैट इज 10-11 में ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, राइट। एक्स रो के जज के पास गया और वो कॉम्पेंसेशन के लिए क्या किया, क्लेम किया, राइट। ये वाला जो था आपका समझाने के लिए, गवर्नमेंट ने 2 ऑर्डर पास करता है, एक इंटरिम एंड दूसरा वाला फाइनल। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक ये टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। गवर्नमेंट ने ये कॉम्पेंसेशन के लिए क्लेम किया, इंटरिम ऑर्डर पास हो गया 1920 में एंड कॉम्पेंसेशन रिसीव हो गया 4 लाख।
1920 में ये 4 लाख रिसीव कर दिया, लेकिन इन 1920 में टैक्सेबल नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब ये टैक्सेबल होगा। मान लीजिए फाइनल ऑर्डर आपका आ रहा है 22-23 में, देन ये जो 4 लाख आप 1920 में रिसीव किए थे, ये 22-23 में टैक्सेबल होगा। ये 22-23 में टैक्सेबल होगा। ये मान लीजिए 3 लाख भी रिसीव हो गया 22-23 में, मींस ये 4 लाख, पिछला वाला 4 लाख 22-23 टैक्सेबल होगा, और ये 22-23 में मिल रहा है, तो ये भी 22-23 में टैक्स हो जाएगा। मान लीजिए ये जो बाद वाला 3 लाख था, ऑर्डर तो आ गया 22-23 में, लेकिन ये 3 लाख का रिसीव हो रहा है 24-25 में, देन ये 3 लाख 24-25 में टैक्सेबल हो जाएगा। 24-25 में टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज आज एंड व्हेन रिसीव्ड। ओके, यहां से आप ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद मैं पार्ट 2 कंप्लीट करूंगा। राइट, ओके, चलिए आपका ब्रेक।